हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी के इस भाग में आपका स्वागत है। और आज हम लोग करेंगे मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। तो इसके विभिन्न पहलुओं को हम लोग देखेंगे विस्तृत रूप से, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो इसको हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मुद्रास्फीति क्या है। तो मुद्रास्फीति एक गणितीय आकलन पर आधारित अर्थशास्त्रीय अवधारणा है, जिसे बाजार में मुद्रा का प्रसार व वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि या कमी की गणना की जाती है। तो इसमें ये जैसे किसी वस्तु में कमी या वृद्धि हो रही है, तो उस स्थिति की गणना जब की जाती है, उस स्थिति को कहते हैं मुद्रास्फीति। ऐसे नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु में अगर लगातार वृद्धि हो रही है, तो उस स्थिति को हम लोग जानते हैं मुद्रास्फीति। और इसके जो मुद्रास्फीति कई प्रकार होते हैं, तो उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो पहले हम लोग जान लें मुद्रास्फीति को वास्तव रूप में कैसे जानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमने उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है कि कोई भी वस्तु अगर 1995 में 100 रुपये में जितना सामान आता था, अगर 2000 में उसे खरीदने के लिए 200 रुपये व्यय करने पड़े, अर्थात खर्च करना पड़ा, तो माना जाएगा कि मुद्रास्फीति 100% बढ़ गया है। जैसे कि अगर हम 1995 में एक सामान लिए 100 रुपया में, लेकिन 2000 में उसका कीमत बढ़ गया 200 रुपये, तो यहाँ पे स्थिति आ गई 100% मुद्रास्फीति की। तो इस स्थिति में देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन को कहा गया है। ठीक, इसको हम लोग जानेंगे कि ये दो भागों में बांटा गया है। मतलब कि ये मांग कारक है, अर्थात डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, और मूल्य वृद्धि कारक अर्थात कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। तो मांग जनित जो मुद्रास्फीति होती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, वो जब मांग अगर लगातार बढ़ते जाए किसी वस्तु के दाम में, मतलब किसी वस्तु के लिए डिमांड लगातार बढ़ते जाए, तो उसमें अगर पूर्ति उसकी कम हो रही, तो उस स्थिति को डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहेंगे। और मूल्य वृद्धि कारक अर्थात कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन उस स्थिति में कहेंगे जब किसी वस्तु के निर्मित होती है, उसमें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा लगता है, तो उस स्थिति के कारण वस्तु के दाम बढ़ जाते हैं, तब हम लोग कहेंगे कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो मुद्रास्फीति होती है ये कई प्रकार की होती हैं। इसमें है कि एक है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो ये है, इसमें जो ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ, इसे ये भी कहेंगे। इसमें मुद्रास्फीति धीरे धीरे बढ़ती है, यानी एक साल में लगभग 10% हो जाती है, मतलब 10% स्फीति देखने को मिलती है। ठीक, और गैलोपिंग इन्फ्लेशन अर्थात तेजी से बढ़ने वाली मुद्रास्फीति। इसमें मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ती है, यानी एक साल में 20, 100, 200 इस स्थिति में वो बढ़ती है। और फिर देखते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, अति मुद्रास्फीति। इससे मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ती है, अर्थात एक साल में 30% से ज़्यादा। मतलब कि अगर एक साल में जहाँ पे वो बाकी सब रहे 20%, 10%, तो ये एक साल में 30% से 30% भी हो सकता है और 40% भी हो सकता है। तो इसको हम लोग कहेंगे अति मुद्रास्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक, और है स्टैगफ्लेशन, ये है रुकी हुई मुद्रास्फीति। तो इसमें मुद्रास्फीति की स्थिति ना तो बढ़ती है और न ही घटती है। जैसे कि अगर मुद्रास्फीति की स्थिति है और उसमें अगर 10% तक बढ़ी हुई है, तो उसी स्थिति में लगातार काफ़ी समय तक रहेगी, तो इसी स्थिति को कहेंगे स्टैगफ्लेशन। और है डिफ्लेशन अर्थात अपस्फीति। ये मुद्रास्फीति का ठीक विपरीत है, अर्थात जब किसी भी वस्तु के दाम लगातार घटते रहें, अर्थात उस समय क्या होता है कि वस्तु के जो मूल्य होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो उस स्थिति में हमारा जो पैसा है, रुपया है, वो उसका वास्तविक मूल्य पता चलता है, अर्थात वो ज़्यादा मूल्यवान। जैसे कि हम लोग जहाँ इन्फ्लेशन के समय 10 रुपये में हम लोग 1 किलो या 2 किलो 1 किलो हम लोग लेते थे, प्याज हुआ, टमाटर हुआ, तो वो डिफ्लेशन की स्थिति में क्या होता है कि 10 रुपया में हम लोग
2 किलो 3 किलो इस तरह से हम लोग लेने लगेंगे, तो इस स्थिति को डिफ्लेशन कहेंगे। अर्थात इस समय जो है वस्तु के मूल्य तो कम हो गए, लेकिन उस समय पैसा का मूल्य बढ़ गया। ठीक, अब है बोटल नेक इन्फ्लेशन या मार्गावरोध इन्फ्लेशन। इसमें आपूर्ति में अचानक बहुत तेजी से गिरावट, जबकि मांग पुराने स्तर पे बरकरार रहेगा। अगर ऐसे मुद्रास्फीति में, जैसे कि अगर आपूर्ति, किसी सामान की आपूर्ति में तेजी से गिरावट हो गई, ठीक, और वहाँ मतलब कि वो सामान मार्केट में उपलब्ध नहीं है, मिल नहीं रहा है, लेकिन उसके डिमांड जो है लगातार बरकरार है, मार्केट में तेज़ी से उस चीज़ को मांगा जा रहा है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए, जैसे कि आलू को ले लीजिए, ठीक, तो उसके मार्केट में क्या हुआ कि आलू एकदम आपूर्ति नहीं हो पा रही है, आ नहीं पा रही है, तो और लेकिन जो लोग हैं, क्योंकि आलू सबको पसंद है, तो ज़्यादातर उसका डिमांड उसी स्थिति में बना हुआ है, तो फिर क्या होता है, उस स्थिति को कहेंगे मार्गावरोध या बोटलनेक इन्फ्लेशन। ठीक, आगे हम लोग देख रहे हैं कोर इन्फ्लेशन या गर्म मुद्रास्फीति। तो यह ऊर्जा और खाने पीने के सामानों को छोड़कर सभी वस्तुओं के दामों में वृद्धि। इस स्थिति में क्या होता है, जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और हमारे खाने पीने की वस्तुएं हैं, उनको छोड़ के अन्य सभी वस्तुओं के दाम में वृद्धि को गर्म मुद्रास्फीति कहेंगे। ठीक, ये देखते हैं रिफ्लेशन। ये क्या स्थिति होती है, तो ये होती है ये जैसे कि एक वित्तीय या मौद्रिक नीति जो देश के उत्पादन को विस्तारित करने और अपस्फीति के प्रभाव अर्थात डिफ्लेशन के प्रभाव को रोकने के लिए डिजाइन की गई है। जैसे कि अगर ये स्थिति को क्या होता है, जैसे कि अपस्फीति की स्थिति होती है, तो इसमें क्या होता है कि जो वस्तु के मूल्य हैं लगातार घटते रहते हैं और मूल्य हमारे जो पैसे के ज़्यादा रहते हैं, तो मतलब ये भी स्थिति हमारे अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती है। तो इस स्थिति में क्या होता है, मौद्रिक नीतियाँ बनाई जाती हैं जो इस पे रोक लगाती हैं। तो इस स्थिति को हम लोग कहेंगे रिफ्लेशन। अर्थात इसके द्वारा क्या होता है, नीतियों के करों में कमी, धन की आपूर्ति बदलना और ब्याज दरें घटाना इत्यादि इसके अंतर्गत किया जाता है। अर्थात इसको हम सीधे सीधे आर्थिक सुधार के रूप में रिफ्लेशन को ले सकते हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं स्कैफलेशन अर्थात तिरछी मुद्रास्फीति। इसमें क्या होता है, इसमें स्कैफलेशन उस कंडीशन को कहेंगे जिसमें कुछ वस्तुओं में मुद्रास्फीति दिखाई पड़ती है जबकि अन्य वस्तुएं अपस्फीति के अर्थात डिफ्लेशन की स्थिति में रहते हैं। जैसे कि कुछ ही वस्तु पे हम लोग जैसे कि कुछ ही वस्तु महंगा हो गया है, लेकिन और वस्तुएं उसके दाम बहुत कम ही हैं, तो उस स्थिति को कहेंगे स्कैफलेशन। इसमें लिखा है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि केवल कुछ विशेष वस्तुओं में कीमतों में वृद्धि की जा रही है, तो उस स्थिति को तिरछी मुद्रास्फीति स्कैफलेशन कहते हैं। जैसे में इसमें एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि 2010-11 की शुरुआत में भारत में खाद्यान्न, दालें और चीनी जैसे कुछ खाद्य वस्तुओं में मुद्रास्फीति थी। बाद में इन वस्तुओं की कीमतों में कीमतें स्थिर, लेकिन प्याज, दूध आदि जैसे वस्तुओं में कीमतों में इजाफा रहा। जैसे कि जो 2010-11 के स्थिति में देखा जाए तो उस समय जो दाल थे उसके मुद्रास्फीति थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन सब में दाल, चीनी और कुछ खाद्य पदार्थों में फिर स्थिति अच्छी हो गई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ था कि प्याज, दूध और अन्य वस्तुओं में कीमतें उसी स्तर पे बनी रही, अर्थात महंगी ही रही। तो इसे तिरछी मुद्रास्फीति कहते हैं और एग्ज़ाम में इसको अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब देख रहे हैं लागत पुश इन्फ्लेशन या कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। यह एक ऐसी घटना है जिसमें मजदूरी और कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण सामान्य मूल्य स्तर बढ़ता है। जैसे कि इस स्थिति में क्या होता है कि जो मजदूरी होता है वो और इस समय ज़्यादा कॉस्ट उसका ज़्यादा हो जाता है, मजदूरी का और कच्चे माल का वो कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है
लागत जनित, ये उस स्थिति को भी कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, नहीं सॉरी कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, वही है जो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। तो इस तरह से ये है लागत कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति। ऐसा तब होता है जब सरकार उत्पादन में वृद्धि की तुलना में अधिक तेजी से पैसा प्रिंट करती है और हम कीमतों में वृद्धि देखते हैं। अर्थात इसमें उस स्थिति में होता है जब जब सरकार मतलब ज़्यादातर पैसे प्रिंट कर रही है और तब क्या होता है कि कीमतों में वृद्धि देखने को मिलता है। उस स्थिति को कहते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति। आगे हम लोग देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन के हैं जो किन किन वर्गों पे कैसे प्रभाव पड़ता है। तो क्योंकि ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेता है कि जो इन्फ्लेशन है उसका उपभोक्ता पे, फिर आम जनता पे, या फिर लेनदार देनदार इत्यादि प्रकार से क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग देख लें कि इसमें लिखा है कि उपभोक्ता को क्या होगा, उपभोक्ता को लाभ होगा। क्योंकि वस्तुओं की कीमतें ज़्यादा हो जाएंगी, उनको ज़्यादा पैसा चुकता करना पड़ेगा किसी भी सामान के लिए, तो क्या होगा, हानि होगा। लेकिन सार्वजनिक बचत कम होगा, क्योंकि कुछ ही सामान अगर हम सामान लेते हैं उसी में ज़्यादा खर्च हो जाएगा हमारे पैसे, तो क्या होगा, हमारी बचत कम हो जाएगी। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि स्वाभाविक है, क्योंकि जब सबके किसी भी सामान के वस्तुओं के दाम बढ़ते जाएंगे तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगी ही। आयात में जैसे कि बाहर से सामान जो मंगाया जाएगा उसमें वृद्धि होगी। निर्यात में कमी, अर्थात निर्यात जो यहाँ से निर्यात किया जाएगा उसमें कमी देखी जाएगी। और रोजगार में वृद्धि ये इस महंगाई में, इन्फ्लेशन में जो है वो रोजगार में इसमें बढ़ जाता है। इस पे फिलिप वक्र भी इस पे महत्वपूर्ण बल देते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि ये फिलिप कर्व क्या होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस वक्र के यहाँ पे हम लोग चित्र में देख रहे हैं इसको। इस वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच ट्रेड ऑफ की स्थिति होती है। अर्थात जब मुद्रास्फीति कम रहती है तो बेरोजगारी बढ़ती है, और जबकि मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी कम रहती है। तो फिलिप कर्व में ये सब बताया गया है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, ठीक, अगर इन्फ्लेशन कम रहेगा तो बेरोजगारी की स्तर ज़्यादा रहेगी, और इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा तो उसमें बेरोजगारी कम हो जाएगी, अर्थात रोजगार की स्थिति में हो जाएगी। इन्फ्लेशन में रोजगार ज़्यादा लोगों को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये क्या होगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ का उत्पादन किया जाएगा, बेरोजगारी को इन्फ्लेशन को कम करने के लिए बेरोजगारी किया जाएगा, किसी भी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। उत्पादन करेंगे तो क्या होगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब देंगे, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन करना है तो इन्फ्लेशन को जल्दी काबू में लाना है। तो क्या इसलिए इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ता है एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में आते जाते हैं। ठीक, ये किसने कहा है? फिलिप ने कहा है, और इस अपने फिलिप कर्व के द्वारा बताया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक, आगे हम लोग थे रोजगार में वृद्धि होती है, लेकिन है कि आगे हम लोग देख रहे हैं करारपन में वृद्धि, क्योंकि सरकार क्या करेगी, इस स्थिति को काबू करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाएगी। कृषक को क्या होगा, लाभ होगा। ठीक, क्योंकि उनके वस्तुओं के अच्छे दाम मिलेंगे मार्केट में, आलू है, प्याज है, टमाटर जो भी है सब्जी, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसका दाम मिलेगा। आय समूह, परिवर्तनशील आय समूह क्या होगा, लाभ होगा। जैसे कि जिसके जो जॉब ऐसा है कि वो मतलब कि उसके आय में लगातार कमी या ज़्यादा होता है, तो क्या होता है इन्फ्लेशन में वो क्या होता है कि लाभ में रहता है। लेकिन जो स्थिर आय वाले रहते हैं उनको हानि होती है, क्योंकि स्थिर लाभ मतलब स्थिर आय की स्थिति रहेगी तो क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो आय है वो ज़्यादातर इन्हीं वस्तुओं में खर्च कर देगा, और अलग से उसको आमदनी नहीं है, तो क्या होगा, उसको हानि होगी।
एक्सपेंशन होगी वो क्या होगा, उसको भी हानि होगी, क्योंकि वही अस्थिर आय की स्थिति में वो भी रहेंगे तो उनको भी हानि होगी। तो हम लोग इसको ध्यान से देख लेंगे, ये हमारे लिए ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछ लेता है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। इसमें हम लोग देख रहे हैं उसी को जो हम लोग अभी डिस्कस किए उसको विस्तृत रूप में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लेनदार को क्या होगा, लेनदार देनदार को क्या होगा, निश्चित वेतन लेने वालों को क्या होगा, मजदूर को क्या होगा, निवेशक को क्या होगा। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ जो पॉइंट है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, और इसमें एक पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लें जो है कि लेनदार और देनदार की स्थिति। जैसे कि जो कर्ज अगर मतलब जो कर्ज देगा उस स्थिति में, इन्फ्लेशन की स्थिति में जो कर्ज देगा तो उसको क्या होगा, नुकसान होगा। और जो कर्ज लेगा अर्थात पहले वो दे चुका है कोई भी कर्ज, उस स्थिति में अगर वो कर्ज अपना वापस लेता है तो उस स्थिति में क्या होता है, उसको लाभ होता है, और जो देगा अर्थात कर्ज देने वाले को नुकसान होता है। ठीक, आगे इसको निश्चित वेतन तो हम देख ही लिए, मजदूर वर्ग को भी देख लिए कि हानि, मजदूर वर्ग को कैसे हानि होगी, क्योंकि उसको ज़्यादा जैसे कि कहीं भी वर्क करेगा तो उसको उतनी ही सैलरी मिलेगी जितनी कि पहले थी, और उसको मार्केट में सभी वस्तुओं के दाम बढ़े हुए मिलेंगे, तो मजदूर वर्ग को इसमें क्या होगा, हानि होगी सॉरी। और फिर निवेशक क्या होगा, निवेशक को लाभ होता है। एक जैसे इसमें लिखा है कि एक इक्विटी या शेयर धारक को स्फीति के कारण लाभ होता है, क्योंकि इन्हें स्थिर दर से ब्याज नहीं मिलता बल्कि कीमतों के वृद्धि के व्यापार को होने वाले लाभ का हिस्सा मिलता है। ठीक, तो इससे क्या होता है, निवेशक को लाभ होगा। और कृषि में देख लें तो कृषि में है कि विभिन्न क्षेत्रों में जमींदार को हानि होगी। भूमिधर जैसे जमींदार जो है इसको हानि होगी, क्योंकि इन्हें पहले से तय किया गया लगान मिलता है। जैसे कि पहले से इसमें बंधा हुआ है किसी भी ज़मीन पे कि मुझे इस पे से तुमको इतना, किसान से कहा कि इतना तुमको इसमें से देना, आधा देना है, जो भी है उतना देना है। लेकिन जो मुद्रास्फीति की स्थिति है, तो अगर किसान अगर अनाज देता है, जो भी देता है, तो पहले के ही जो तय किया गया उसी पे देता है, तो क्या होता है कि उसको तो हानि होगी और किसान को लाभ होगा। भूमिधर किसान को लाभ होगा, क्योंकि उसके दाम जो भी बेचता है तो ज़्यादातर दाम मिलते हैं, पहले के अपेक्षा ज़्यादा मिलते हैं, तो उसको लाभ होगा। और भूमिहीन किसान को हानि होगी, क्योंकि वस्तुओं की कीमतों में अधिक वृद्धि होती है, ना कि मजदूरी में। तो इसमें है कि मजदूरी उसको उतना ही मिलेगा जैसे, और क्या होगा कि इसको हानि होगी। फिर व्यापारी जो होगा वो लाभ स्थिति और हानि दोनों की स्थिति में हो सकता है। तो ये इन विभिन्न पहलुओं को आप लोग देख लीजिएगा, याद रखिएगा। यही है जो हम लोग अभी, तो इसमें जो मुद्रास्फीति है दो तरह के प्रभाव पड़ते हैं, तो इन दोनों प्रभाव को हम लोग देख रहे हैं कि जो सकारात्मक प्रभाव है, तो सकारात्मक प्रभाव में क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि मांग ज़्यादा होगा, पूर्ति कम होगी, तो क्या होगा, मूल्य ज़्यादा होगा। ठीक, इसी तरह उत्पादन वर्ग को लाभ, निवेशक को लाभ, ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो इसको शॉर्ट में हमने किया है, तो शॉर्ट में किया है, तो आप लोग इसको एक ही नज़र में याद रख सकते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। ये सकारात्मक प्रभाव है, ये नकारात्मक प्रभाव है उसके, तो नकारात्मक प्रभाव भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जैसे कि जो दीर्घकालीन कीमतों में वृद्धि, गरीब वर्ग के लिए रोजगार में मुख्य वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, थोड़ी बहुत जो बचत करते उनके भी प्रयोग कर लेंगे, मतलब ये सब रहे नकारात्मक प्रभाव। तो इसको भी आप लोग सब देख लीजिएगा। एक जैसे कि छोटा ट्रिक ऐसा है, मतलब कि ट्रिक टाइप का है कि जिसको एक नज़र में हम लोग देखेंगे तो याद रख सकते हैं। आगे हम लोग देखें कि जो मुद्रास्फीति है उसकी गणना कैसे की जाती है, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो इसको हम लोग देखें, मुद्रास्फीति गणना के लिए प्राइस इंडेक्स, कीमत सूचकांक का उपयोग किया जाता है। ये दो प्रकार का होता है, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो हम लोग देखें कि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है।
इस सूचकांक में वस्तुओं के थोक मूल्य की गणना की जाती है। जैसे कि हम थोक में किसी वस्तु को थोक में हम गणना करेंगे कि वो कितना एक बास्केट में कितना वस्तु जा रहा है या उसकी गणना करेंगे। तो यह इसका जो आधार WPI का आधार वर्ष जो है 2011-12 है। इससे पहले क्या था 2004-5 था और वर्तमान में 676 वस्तुओं को लेकर WIP काउंट किया जाता है। सर यहाँ पे WIP हो गया है, WPI होना चाहिए। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि WPI में फ़िलहाल में कितनी वस्तुओं को रखा गया है, 676 वस्तुओं को रखा गया है। तो ये है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स जो वस्तुओं के थोक में गणना करता है। आगे हम लोग देख रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इस सूचकांक में वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोक्ताओं के मूल्य की गणना की जाती है। जैसे कि इसमें सेवाओं और वस्तुओं ये स्पेसिफिक किसी मतलब कि व्यक्ति को लेकर चलता है। वो जहाँ थोक में मतलब इसमें है कि एक व्यक्ति कितना से कितना यूज़ करता है उस पर, तो ये उसकी गणना करती है, उसके सेवा और कितना उपभोग कर रहा है इसकी गणना की जाती है। तो इसका बेस ईयर जो है 2012 है। इससे पहले कितना था 2010। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है तो इसको दो तरह से, जैसे कि गांव में CPI गांव में कितना है मतलब अर्बन इलाके में प्रति व्यक्ति जो उपभोग है वो कितना है उसकी गणना की जाती है। फिर जो शहर है उसमें उसकी गणना की जाती है। अलग अलग इसके मतलब कि ये छोटे स्तर पे किसी भी कंज्यूमर मतलब कि वस्तुओं के उपभोग को ध्यान में रखता है। इस स्थिति को लेके क्या करता है कि मुद्रास्फीति की गणना की जाती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। ठीक, अब हम लोग इसके अंतर को देख लें। फिर से यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे WPI होना चाहिए और यहाँ पे CPI होना चाहिए। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। तो WPI जो है यह थोक मूल्य सूचकांक, जैसे कि हम लोग पहले ही बताए कि यह थोक में इसकी गणना की जाती है, जबकि CPI जो है उपभोक्ता मूल्य पे गणना मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति जैसे गांव स्तर पे शहर स्तर पे कितना उसमें वो कंज्यूम कर कितना मतलब कि भोग कर रहा है तो उसकी गणना CPI में की जाती है। और है कि WPI जो है केवल वस्तुएं ही शामिल की जाती है, जबकि CPI में वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों शामिल की जाती है। और फिर तीसरा कारण है कि समष्टि आर्थिक नीति अर्थात जो मैक्रो होता है उस मतलब कि ये जो होल प्राइस इंडेक्स है WPI है, ये विस्तृत लेवल पे क्या करता है कि मुद्रास्फीति की गणना करता है इसके द्वारा, WPI के द्वारा। जबकि ये मिक्रो होता है, माइक्रो होता है, ये मैक्रो और CPI जो होता है माइक्रो होता है। तो उस उपभोक्ता की वास्तविक क्रय शक्ति के उपयोगी मतलब कि इसमें ये छोटे स्तर पे प्रत्येक उपभोक्ता को ध्यान में केंद्रित रखता है। तो भारत में जो है महंगाई की गणना जो है WPI के अनुसार होती है और इस पे CPI पे होने के लिए इस पे बात चल रहा है। तो हम लोग इसको देख लिए कि दोनों में अंतर है क्या है और दोनों क्या हैं। ठीक, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग देख रहे हैं कि होल्सेल प्राइस इंडेक्स जो है इसकी गणना DIPP द्वारा की जाती है, अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो यह मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत यह आता है। यह जो है WPI की गणना करता है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की गणना कौन करता है, वो है CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो ये किस मंत्रालय का आता है, यह आता है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो इसको हम लोग क्योंकि मंत्रालय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें मंत्रालय बहुत ही पूछ देता है। तो इसको भी आप लोग बहुत माइंड में रखना है, अच्छे से ध्यान देना है इसको। आगे हम लोग देख रहे हैं
कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय। इसको कैसे नियंत्रित किया जाएगा, इसके उपाय के तौर पे हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें हमें मौद्रिक उपाय, वित्तीय उपाय और अन्य उपाय। तो मौद्रिक उपाय जैसे कि हम लोग पहले ही जो बैंकिंग सिस्टम पढ़ रहे थे, तो उसमें आरबीआई के जो कार्य थे उसमें हम लोगों ने मौद्रिक नीति को देखा था जो आरबीआई तय करती है। तो मौद्रिक नीति के द्वारा भी मुद्रास्फीति को जो है कम किया जाता है। तो इसमें है क्रेडिट नियंत्रण, जैसे कि इससे पहले हम लोग देख रहे हैं क्रेडिट नियंत्रण। इस प्रयोजन के लिए यह बैंक दरों को बढ़ाता है, खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचता है, आरक्षित अनुपात बढ़ाता है और कई चुनिंदा क्रेडिट नियंत्रण उपायों को अपनाता है, जैसे कि मार्जिन आवश्यकताओं को बढ़ाने और उपभोक्ता ऋण को विनिमय करने। तो ये है कि मौद्रिक उपाय के अंतर्गत ये बैंक दर को घटाता बढ़ाता है, खुले बाजार की स्थिति को अपनाता है। फिर हम लोग देख रहे हैं डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी, मतलब विमुद्रीकरण। तो ये हम लोग का साक्षात उदाहरण अभी 2016 में देख चुके हैं, जब हमारे पीएम जो हैं 8 नवंबर को क्या किए थे कि ये विमुद्रीकरण की स्थिति 8 नवंबर को घोषणा कर दिए थे कि पुराने जितने भी नोट हैं उनको बंद कर दिया जाएगा और नई मुद्रा लाया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे जैसे कि मुद्रास्फीति की स्थिति में जो बहुत सारा मतलब धन जिसके पास है और नहीं, मतलब कि वो लगाम लग जाएगा और मार्केट में एक समानता आ जाएगी। ठीक है कि यही है नई मुद्रा जारी करना, इसी के अंतर्गत है। तो ये हमारा है मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बैंक दर की नीति, नगद आरक्षित। जैसे कि बैंक दर की नीति में क्या होगा कि वही बैंक रेट इसको कम करेंगे, इसको क्या करेंगे, कम करेंगे हैं। और ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, याद रखिएगा उसको कि जो बैंक रेट है वो पहले वीडियो में बताया है, तो उसको यहाँ पे लागू कीजिएगा कि बैंक रेट क्या होता है कि जब बैंक आरबीआई तय करती है, तो अगर उसको कम कर देगी तो क्या करेंगे, जो अन्य बैंक है, वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक है, वो अपने जो मतलब कि जिसको वो लोन देते हैं तो उसको कम रेट पे लोन देंगे। इसी तरह जो रेपो रेट है, एसएलआर है, रेपो रेट है, एमएसएफ है, तो इस स्थिति में अगर वो कम कर देगा तो जिससे कि वो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अगर कम करेगा तो ज़्यादा सप्लाई होगा मनी का, जिससे कि लोग जल्दी से मतलब मुद्रा ज़्यादा से ज़्यादा लेके और क्या करेंगे कि अपने आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। और फिर एसएलआर को भी अगर कम करेगा, एसएलआर को कम ज़्यादा कर सकता है। और खुले बाजार परिचालन इसको भी कर सकता है, सरकारी प्रतिभूति और बांड को खरीद बेच सकता है। तो इस तरह से मौद्रिक नीति के अनुसार भी मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है। और मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है, आरबीआई। तो इसके द्वारा, और फिर देखें फिस्कल मतलब राजकोषीय उपाय। तो ये क्या है, ये इसमें है जो अनावश्यक व्यय है, खर्च है, उसमें कमी करके इंक्रीज इन टैक्स को बढ़ा के भी ज़्यादा, जैसे कि टैक्स क्या करे कि उस स्थिति में टैक्स को ज़्यादा आरोपित कर सकती है सरकार। तो इससे क्या होगा कि इससे भी मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। इंक्रीज इन सेविंग मतलब बचत के स्तर को भी बढ़ाकर मुद्रास्फीति को कम किया जा सकता है। फिर देख रहे हैं अधिशेष बजट या सरप्लस बजट। यह एक महत्वपूर्ण उपाय है कि विरोधी मुद्रास्फीति बजटीय नीति को अपनाना। इस उद्देश्य के लिए सरकार को घाटे के वित्त पोषण को छोड़ना। जैसे कि इस स्थिति में क्या होगा कि जैसे कि घाटे की वित्तीय बजट सरकार जो बनाती है, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की ऐसे मतलब अन्य क्षेत्रों में लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे घोषित कर देती है, जिसे राजकोषीय बजट कहते हैं। तो उसको कम करेगी, क्योंकि ये जो मतलब ये ज़्यादा खर्च होगा, ज़्यादा खर्च को बढ़ावा देगा, तो इसमें कमी किया जाएगा। फिर है सार्वजनिक पब्लिक डेब्ट।
एक ही यह सार्वजनिक ऋण का, जैसे कि इस स्थिति में क्या होगा कि जो सार्वजनिक पब्लिक को विभिन्न क्षेत्रों में सब्सिडी वगैरह इत्यादि दी जाती थी, तो उसको क्या करेंगे, इसमें कमी करके और इसको लंबे समय तक स्थगित कर देंगे। तो ये होगा हमारा राजकोषीय नीति के द्वारा उपाय जो है मुद्रास्फीति को कम करने के लिए है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यही हम लोग देख रहे हैं कि राजकोषीय नीति। अच्छा, ये हम सबसे पहले जान लीजिए राजकोषीय नीति कौन तय करता है। राजकोषीय नीति जो तय करता है वो हमारी सरकार करती है, और जो मौद्रिक नीति है वो आरबीआई करती है। तो इसके लिए कार्य कौन करेगा, तो इसके लिए राजकोषीय नीति के लिए सरकार कदम उठाएगी और अपने कदमों के द्वारा मुद्रास्फीति को कंट्रोल करेगी। तो इसके विभिन्न पहलू जैसे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम लोग इसके अन्य उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि टू इंक्रीज प्रोडक्शन, जैसे कि अगर लंबे समय तक मुद्रास्फीति को क्या अगर कंट्रोल करना है, उसके लिए एक ही मात्र उपाय है कि हम किसी भी चीज़ में विस्तार मतलब कि प्रोडक्शन उत्पादन ज़्यादा करें। ठीक, तो उस स्थिति में क्या होगा कि अगर उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो हमारे यहाँ वो ज़्यादा वस्तु रहेगी, जिससे कि महंगाई की स्थिति नहीं रहेगी, कम रहेगी। और फिर है कि तत्कालीन वेतन नियम, जैसे कि इसके लिए ये भी किया जा सकता है कि मजदूरी, आय, लाभ, लाभांश होने इत्यादि को फ्रीज कर देना, यानी रोक लगा देना ये सभी को। जैसे पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि इस पे भी रोक लगा के क्या किया जा सकता है कि मुद्रास्फीति को कम किया जा सकता है। ठीक, आगे है कि प्राइस कंट्रोल यानी कीमतों पर नियंत्रण ला के तो इसके लिए कदम उठाया जा सकता है। फिर राशनिंग का उद्देश्य दुर्लभ वस्तुओं की खपत को वितरित करना, जैसे कि अगर आम जनता में, जैसे कि बहुत जो गरीब जनता है तो उसको जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक के चीज़ जैसे अनाज, गेहूँ, चावल, किरोसिन तेल इत्यादि उनको आवश्यक ज़रूरत रहती है, तो उसमें उनके ऊपर क्योंकि इन्फ्लेशन का ज़्यादा प्रभाव रहता है तो उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। इस स्थिति में क्या करें, राशनिंग को स्थिति अपना के उन लोगों को मुद्रास्फीति से निजात दिलाया जा सकता है, क्योंकि इसको उन पे ज़्यादा इफेक्ट करता है और उनके पास इतना मतलब कि पैसे देने मतलब कि वस्तु को खरीदने के लिए पैसे उतने नहीं रहते हैं। तो इस स्थिति में ये भी एक अच्छा कदम हो सकता है। ठीक, तो आज हम लोग देख लिए कि जो मुद्रास्फीति है ये क्या है, ठीक, इसके कारण क्या है, इसके उपाय क्या हैं। तो इन विभिन्न पहलुओं को हम लोग गहराई से जान चुके हैं और आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग इकोनॉमी के आगे के पोर्शन को देखेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना। और जो भी हमारे मतलब जो मैंने इसमें कुछ गलती रह गया हो, कुछ गलत हो गया, उसके लिए सॉरी। और कृपया अगर कुछ गलत लगे तो उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए ताकि मैं सुधार कर सकूं और अच्छा से अच्छा आपको अच्छा से अच्छा मैटर उपलब्ध करा सकूं और सही मैटर उपलब्ध करा सकूं। तो आप लोग कोई रिस्पांस दीजिएगा। और आज के लिए थैंक यू फॉर डिस्कशन। थैंक यू सो मच।